बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CPKYS। टैक्स के अंदर में किसी भी क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन में जाने से पहले अगर आपके पास टैक्स का बेसिक नॉलेज, उसके रूल्स पता नहीं है तो आपके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएटिंग हो सकता है। लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसके रूल्स को क्लियरली समझे हुए हैं तो सम्स करने के समय आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रूल्स को जस्ट फॉलो करके ही हम लोग इसके सम्स को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का कुछ पार्ट देखेंगे, उसके कुछ रूल्स देखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से इनकम टैक्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। वो देखने के बाद फिर हम लोग इसके सम में मूव करेंगे। जब भी हम लोगों के पास कोई भी चैप्टर आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में राइज होता है वो ये कि ये चैप्टर हम लोग क्यों करते हैं और ये चैप्टर करने का पर्पस क्या है। एक सिंपल सेंस में अगर आपको बताएं तो किसी भी पर्सन का टैक्स डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। 3 तरीके का स्टेटस इनकम टैक्स वालों ने फिक्स करके रखा है। जनरली ये बेसिकली 2 ही कैटेगरी है, लेकिन दूसरे फर्स्ट वाले में फिर से 2 कैटेगरी अराइज हो जाती है। 2 कैटेगरी बनती है, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट का। ये निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाले पार्ट में आप देखे होंगे कभी कभी एक ही इनकम के ऊपर किसी एक स्टेटस वाले पर्सन को टैक्स देना पड़ता है और किसी दूसरे स्टेटस वाले पर्सन को टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए इनकम टैक्स देने से पहले हम लोगों को ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि हम लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स कैसा है। तो चैप्टर के अंदर चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या क्या रूल्स इससे रिलेटेड चैप्टर के अंदर मेंशन की हुई है। ये आपको दिख रहा है पूरा प्रेजेंटेशन रेसिडेंशियल स्टेटस का। यहाँ पर आप देखोगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस में 2 तरीके का स्टेटस डिवाइड करके मेंशन किया है। एक को नाम दिया है रेसिडेंट इन इंडिया और दूसरे को नाम दिया है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ये रेसिडेंट है आप इंडिया के या नॉन रेसिडेंट है, ये डिटरमाइन किया जाता है कुछ रूल्स के बेस पे। वो रूल सेक्शन 6 के अंदर मेंशन की हुई है और अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा रूल को फॉलो करके, कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करके हम लोग यहाँ का रेसिडेंट बन सकते हैं और कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करके हम लोग दूसरे क्राइटेरिया में फॉल कर सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है रेसिडेंट इन इंडिया वाला, वहाँ आपको दिखाई देगा कि अगर आप रेसिडेंट इन इंडिया के क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो एक फर्दर एनालिसिस होगी कि क्या आप यहाँ के ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या आप यहाँ के रेसिडेंट हैं लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हैं। और अगर आप दूसरे क्राइटेरिया में फॉल कर गए नॉन रेसिडेंट वाला तो आपका बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि ऐसे तो 2 ही हैं, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, लेकिन चूंकि रेसिडेंट का फर्दर 2 क्राइटेरिया बन गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 तरह का स्टेटस किसी भी पर्सन का निकाला जा सकता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और तीसरा है नॉन रेसिडेंट का। आगे हम लोग देखते हैं कुछ कंडीशन से रिलेटेड भी बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले आप एक लाइन और यहाँ देख लें, सेक्शन 6 प्रोवाइड्स द टेस्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द फॉलोइंग पर्सन। मतलब इस सेक्शन 6 के अंदर में जो रेसिडेंशियल स्टेटस निकाली जा रही है वो सिर्फ इन लोगों के ऊपर ही निकाली जा सकती है, जैसे एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का किसी एक व्यक्ति, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, कंपनी का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का और एनी अदर पर्सन का। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वाला डिस्कशन नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा वो लोग जाकर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट वाला डिस्कशन देख लें। वहाँ पर उनको काफ़ी सारे डेफिनेशन, उसके मीनिंग और ये AOP और BOI की मीनिंग भी क्लियरली मिल जाएगी। कौन से कंडीशन को फॉलो करके हम लोग यहाँ के रेसिडेंट हो सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसी पॉइंट के ऊपर आते हैं एक ओवरव्यू के रूप में। यहाँ पर आप देखोगे आपको मिलेगा डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट लिखा है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, रेसिडेंट इन इंडिया
An individual is said to be the resident in India if he satisfy any one of the following condition। मतलब सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर में 2 कंडीशन लिखा हुआ, उसमें से अगर आप एक भी कंडीशन पूरा कर देते हो, 2 में से एक भी, तो आपको यहाँ का रेसिडेंट बोला जाएगा। दोनों कंडीशन क्या क्या है देख लें एक बार हम लोग। तो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अपने प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा प्रेजेंट होना चाहिए। ये बड़ा ही सिंपल कंडीशन है और हमेशा आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। आप अगर असेसमेंट ईयर 22-23 लेकर चलते हो तो बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन अगर अपने प्रीवियस ईयर मतलब 22-23 असेसमेंट ईयर है तो उसका प्रीवियस ईयर 21-22 होगा। 21-22 वाले टाइम पीरियड में अगर वो पर्सन इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम लोग बोल देंगे कि उसने पहला कंडीशन पूरा कर दिया। और अगर वो ये पहला वाला कंडीशन पूरा कर लिया तो वो रेसिडेंट के कैटेगरी में फॉल कर गया। सपोज करो कि कोई पर्सन 182 डेज नहीं रहा, 181 हो गया, एक दिन मिस हो गया उसका, तो उसके लिए एक दूसरा कंडीशन है, वो भी देख सकते हैं। दूसरा कंडीशन बोल रहा है ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करेंट प्रीवियस ईयर। इसमें बताया जा रहा है कि वो पर्सन अपने प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहेगा 60 दिन। जैसे अगर आपका प्रीवियस ईयर 21-22 का है तो 21-22 वाले साल में उसको पूरे 12 महीने में 60 दिन इंडिया में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है कि इसके पीछे के 4 साल में, पीछे का 4 साल मतलब हो गया 20-21, 19-20, 18-19 और 17-18, ये चारों साल मिलाकर उसको 365 दिन भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। मतलब इसके साथ दोनों बातें हैं, प्रीवियस ईयर में 60 डेज भी चाहिए और उसके पीछे के 4 साल में 365 दिन भी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन भी कोई पूरा कर देता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो रेसिडेंट के कैटेगरी में फॉल कर गया। 2 कंडीशन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर और इन दोनों में अगर एक भी पूरा करते हो आप तो आपको यहाँ का रेसिडेंट मान लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। एक और बात बता दें कि ये जो हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं ये ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स है। इसका किसी भी पर्सन के सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। सिटीजनशिप अलग चीज़ होती है, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग चीज़ होती है। ये सारी बात भी इसमें मेंशन थी, हम उतने डिटेल में गए नहीं, आप इसको देख सकते हो, प्रीवियस पार्ट में ही यहाँ पर मेंशन किया हुआ था जनरल पॉइंट्स में। ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा कि सिटीजनशिप से रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई लेना देना नहीं होता। आप यहाँ के सिटीजन हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इस साल आप यहाँ के रेसिडेंट ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक साल आप यहाँ के रेसिडेंट हो और दूसरे साल यहाँ के रेसिडेंट ना हो। रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइन किया जाता है और हर साल आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज भी हो सकता है। किसी साल आप यहाँ के रेसिडेंट हैं तो किसी साल नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पर इंडिया में नहीं रहते हैं तो आगे की बात हम लोग देख लेते हैं कि आगे के कंडीशन क्या मेंशन किए हैं। 2 कंडीशन सिंपली देखें, दोनों में एक भी अगर आप पूरा कर दिए तो आपको यहाँ का रेसिडेंट माना जाएगा। दूसरा वाला जो कंडीशन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं 60 डेज वाला कंडीशन, वो 3 लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। उसको हम लोग रखते हैं एक्सेप्शन टू द रूल में। उसके लिए हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन टू सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। मतलब 60 डेज वाला कंडीशन 3 लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। बोलने का मतलब है कि अगर वो 3 लोग 60 डेज वाला कंडीशन पूरा भी कर देंगे तो भी उन लोगों को रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। उन लोगों को रेसिडेंट होने के लिए फर्स्ट वाला कंडीशन 182 डेज वाला कंडीशन ही पूरा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो कौन से 3 लोग हैं जिनके ऊपर 60 डेज वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होता। तो आप नीचे देखोगे आपको वो पूरी चीज़ मिलेगी यहाँ पर एक्सेप्शन टू द रूल। ये जो रूल मेंशन किया है वो 61C के लिए है। 3 पर्सन हैं
इसमें ए बी सी करके दिखाया है, मैं आपको 1 2 3 करके बता दे रहा हूँ। ये जो ए का स्मॉल ए करके दिया हुआ है पॉइंट, वहाँ पर आप देखिएगा एन इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। सिंपल सा लाइन है कि अगर आप इंडिया से बाहर गए हैं, इंडिया छोड़कर पिछले ईयर में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो आपके ऊपर 61C मतलब 60 डेज वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। मीन टू से अगर आपको रेसिडेंट होना है तो आपको 182 डेज वाला कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। सम्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो सम्स के पढ़ने के समय ही शुरू में ही ये पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन इंडिया छोड़कर प्रीवियस ईयर में बाहर गया है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए और वो इंडियन ओरिजिन का आदमी है, वो इंडियन सिटीजन है, तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 60 डेज वाला कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसको अगर रेसिडेंट बनाना है तो 182 डेज वाला कंडीशन ही फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा कौन सा पर्सन है जो 60 डेज के एक्सेप्शन में है? देखा, एन इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। क्रू का मतलब होता है ग्रुप। अगर आप इंडियन शिप के मेंबर हैं, उसके ग्रुप के मेंबर हैं, इंडियन शिप के ग्रुप के मेंबर हैं और आप इंडिया छोड़कर प्रीवियस ईयर में बाहर जा रहे हैं, तो आपके ऊपर भी 60 डेज वाला कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है। और तीसरा है, ये बी नंबर पॉइंट में आपको दिखेगा, इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं, सिंपल लाइन में, एन इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु लिव आउटसाइड इंडिया एंड केम टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर विजिट पर्पस। अगर आप विजिट पर्पस के लिए इंडिया आ रहे हैं, रहते हैं इंडिया के बाहर, लेकिन इंडिया में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में किसके लिए? विजिट पर्पस के लिए, तो भी आपके ऊपर 60 डेज वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको रेसिडेंट होना है तो आपको 182 डेज वाला कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। तो ये 3 ऐसे पर्सन हैं जिसके ऊपर 60 डेज अप्लीकेबल नहीं है। बाकी सब लोगों के लिए 2 रूल है, 182 डेज वाला और 60 डेज वाला। इन दोनों में से अगर आप एक भी रूल सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको रेसिडेंट बोला जाएगा, और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन आपने पूरा नहीं किया तो आपको नॉन रेसिडेंट कहा जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, नॉन रेसिडेंट इंडिया में आपको मिल जाएगा कि एसएससी जो 6(1) का कोई भी कंडीशन पूरा नहीं करता, उसको हम लोग नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल बोलते हैं। ठीक है, तो रेसिडेंट वाले पार्ट के लिए हम लोगों को 2 रूल याद रखना है। अब अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट हो गया, उसने दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर दी, तो फिर हमको एक फर्दर एनालिसिस करनी पड़ती है कि वो यहाँ का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या सिर्फ रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को 2 एडिशनल कंडीशन पूरे करने पड़ते हैं। वो एडिशनल कंडीशन क्या है देखते हैं हम लोग एक बार आगे वाले पॉइंट में। यहाँ पर आपको मिलेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 2 एडिशनल कंडीशन। एन इंडिविजुअल, या आप बोल सकते हो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल इज सेड टू बी द ordinary resident of India if he satisfy both the additional or compulsory condition under section 6 subsection 6। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर ये वाली दोनों कंडीशन दी हुई है, और यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये दोनों एडिशनल कंडीशन आपको पूरे करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, 2 कंडीशन है, दोनों ही करने होंगे, तभी आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट का नाम दिया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इसमें कि वो दोनों कंडीशन क्या क्या है। नंबर 1 में लिखा है, ए नंबर, ही हैज़ बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अपने प्रीवियस ईयर को छोड़कर, जैसे मैं असेसमेंट ईयर 22-23 लेकर ही बता रहा हूँ आपको, तो आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 21-22। ये 21-22 वाले प्रीवियस ईयर को छोड़कर पीछे के 10 साल आपका चेक किया जाएगा, और उस 10 साल में आपको कम से कम 2 में रेसिडेंट होना पड़ेगा। 10 में से 2 में आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा, तब बोला जाएगा कि आपने एडिशनल कंडीशन का पहला वाला पॉइंट पूरा कर दिया। और दूसरा क्या लिखा है बी नंबर में कि ही हैज़ रिसाइड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर
ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करेंट प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर मैं जो लेकर चल रहा हूँ 21-22, उस प्रीवियस ईयर को छोड़कर पीछे के 7 सालों में आपको इंडिया में प्रेजेंट रहना पड़ेगा 730 दिन या उससे ज़्यादा। तब ये बोला जाएगा कि आपने दूसरा वाला कंडीशन भी पूरा किया। मतलब आप पूरी की पूरी कंडीशंस को देख रहे हो, सब कुछ डेज के ऊपर है। डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा सम्स में, और डेज कैलकुलेट करने के बाद जब हमारे पास डेटा डेज की आ जाएगी तो उसके बेस पर हम लोग मैच करेंगे कि कौन सा कंडीशन ये पूरा कर रहा है और कौन सा नहीं। जो कंडीशन पूरा करेगा उसके बेस पर हम लोग अपना कंक्लूजन देंगे कि उसका स्टेटस उस प्रीवियस ईयर में इंडिया में क्या है। तो अगर मान लीजिए आप ये दोनों कंडीशन पूरा कर दिए, पिछले 10 साल में से 2 में रेसिडेंट हो गए और अपने प्रीवियस ईयर को छोड़कर पीछे के 7 सालों में 730 दिन इंडिया में प्रेजेंट हैं, तो बोला जाएगा कि आपने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरा किया और आपका स्टेटस रेसिडेंट होगा और ऑर्डिनरी भी होगा। और अगर मान लो इन दोनों में से एक भी कंडीशन आपने मिस कर दिए, फुलफिल नहीं कर पाए, तो बोला जाएगा आप रेसिडेंट हैं लेकिन ऑर्डिनरी नहीं हैं। और अगर आप स्टार्टिंग वाला ही बेसिक कंडीशन जो था वो दोनों में से एक भी पूरा नहीं कर पाए, तो आपको बोला जाएगा कि आप नॉन रेसिडेंट वाले क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं। तो इसको एक बार आप लोग कॉपी में लिख कर अगर आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में चीज़ें आएंगी। एक पॉइंट और मैं बता दूं, एक्सेप्शन टू द रूल जो हमारे पास आया था कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी 60 डेज वाला कंडीशन 3 लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। वो तीनों पॉइंट क्या क्या थे कि एन इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। पहला था एम्प्लॉयमेंट पर्पस वाला। दूसरा था एन इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, ये वाला पॉइंट था। और तीसरा, कैन इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु लिव आउटसाइड इंडिया एंड केम टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर विजिट पर्पस, कि इंडिया के बाहर रहता है लेकिन आया है किस लिए, विजिट पर्पस के लिए, तो उसके लिए भी 60 डेज वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ये 3 लोगों को जो हम लोग कंसिडर करते हैं उसमें एक बात कॉमन है, ध्यान रखिएगा। कॉमन क्या है कि वो पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए और वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन होना चाहिए। तो इंडियन ओरिजिन के पर्सन कौन होते हैं ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी पर्सन या तो वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों तो उसको हम लोग इंडियन ओरिजिन का पर्सन मानते हैं। और वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल भी हो सकते हैं, मैटर्नल भी हो सकते हैं, मतलब दादा दादी के साइड के भी हो सकते हैं, पापा के साइड के या मम्मी के साइड के, हम लोग बोलते हैं नाना नानी हैं, वो भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको उसका क्लैरिफिकेशन मिलेगा। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ए पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ऑरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वेर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, हेयर ग्रैंड पेरेंट्स में बी पैटर्नल और मैटर्नल। ठीक है, तो एक ओवरव्यू हमने रेसिडेंशियल स्टेटस का आपको दिया है। डिटेल में जाने के लिए बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ये समरी, आप ये ओवरव्यू भी अपने दिमाग में रखोगे तो आपको सम समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग कुछ सम्स के डिस्कशन के साथ आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए